मेरा नाम निकिता है। आज मैं आपको एक अस्पताल में होने वाले क्राइम के बारे में बताने जा रही हूँ। अस्पताल में कम उम्र की लड़कियाँ जो अपना अबॉर्शन कराने आती हैं, लेकिन नर्स उस टाइम पर उनकी बॉडी से एक ऐसी चीज़ चुरा लेती थी जिसे दूसरे अस्पताल भेजकर वे लाखों रुपए कमा रही थी। आज मेरी ड्यूटी का पहला दिन था। इससे पहले इसी अस्पताल में मैंने 4 साल लगातार नर्सिंग का डिप्लोमा किया था और पढ़ाई करने के साथ साथ मैं ट्रेनिंग पर भी थी। हमारी ड्यूटी दिन में हुआ करती थी, लेकिन आज वाली ड्यूटी हमारे लिए कुछ अलग ही थी। हम सारी फ्रेंड नर्सिंग का डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद नर्स बन चुके थे। पहली बार ड्यूटी करते टाइम मुझे और मेरी फ्रेंड को महसूस हो रहा था जैसे मैं डॉक्टर बन गई हूँ। आज हम अस्पताल के स्टूडेंट नहीं बल्कि यहाँ के डॉक्टर बन गए हैं। मैंने अपनी फ्रेंड की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। हम दोनों अपनी बातें कर ही रहे थे और साथ साथ अपना काम कर रहे थे। डॉक्टर बनना मेरा बचपन से ही सपना था। मैं शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। यह मेरी बहुत बड़ी चाहत थी कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बन जाऊं। लेकिन मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी और मेरे माता पिता के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वे मुझे डॉक्टर बना सकते। मेरे पापा एक छोटी सी दुकान पर नौकरी किया करते थे और इसी तरह से घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चल रहा था और इसीलिए मेरी पढ़ाई का खर्च कहाँ से वे पूरा कर सकते थे। मुझे पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन लगता था कि बस मैं इंटर तक ही पढ़ पाऊंगी, क्योंकि मैं घर की सबसे बड़ी बेटी थी। मुझसे छोटे मेरे भाई बहन भी थे। मम्मी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब रहती थी। उनकी यहाँ दवाई का भी खर्च पापा को ही उठाना था। मुझसे बड़ा कोई भी भाई नहीं था। मेरे सारे भाई छोटे थे, अभी वे काम भी नहीं कर सकते थे, इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आ गई थी। मेरे 2 भाई थे और एक बहन थी। उनके भी कुछ अरमान थे, क्योंकि आज के ज़माने में हर इंसान का अपना काफ़ी खर्च होता है। मैं बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी। मेरे सारे टीचर्स बोलते थे कि तुम बहुत इंटेलिजेंट लड़की हो। क्या हुआ अगर तुम डॉक्टर नहीं बन सकती तो तुम एक नर्सिंग क्यों नहीं कर लेती? तुम्हें हर महीने पैसे भी मिला करेंगे। यह सुनकर मैंने नर्सिंग में एडमिशन ले लिया था। मुझे भी लग रहा था कि एडमिशन ले ही लेती हूँ, क्योंकि डॉक्टर बनना तो मेरा सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन मुझे पता था कि मैं कभी सपने में भी डॉक्टर नहीं बन सकती थी, क्योंकि सपने को हकीकत बनाना बहुत महंगा होता है, जो हम जैसे गरीब लोग पूरा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इसीलिए मैंने चुपचाप नर्सिंग में एडमिशन ले लिया था। यही सोचा कि क्या हुआ, मैं डॉक्टर नहीं बन सकती तो मैं डॉक्टर के पास तो रह सकती हूँ, उनके साथ मिलकर काम तो कर सकती हूँ। मेरे रिलेटिव और मेरे पेरेंट्स को लड़कियों का जॉब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यह सब लोग लड़कियों के घर बाहर निकलने पे ऐतराज़ करते थे, लड़कियों की जॉब करने को अच्छा नहीं समझते थे। मगर जब मेरे पापा को उनकी सैलरी से भी ज़्यादा पैसे मिलने लगे थे मेरी तरफ से, तो उनके भी ख्याल बदलने लगे थे। पापा को कोई भी एतराज़ नहीं था कि मैं जॉब करती हूँ, क्योंकि मैं उनको उनकी सैलरी से ज़्यादा पैसे कमा के दिया करती थी। क्योंकि मैं उनको इतना कमा कर दे रही थी, उसमें घर का खर्च चल रहा था। अब मुझे किसी को भी जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि मेरे माता पिता खुद ही अपने रिश्तेदारों से सवाल जवाब किया करते थे कि मैं नौकरी क्यों करती हूँ। इसी तरह से मुझे काफ़ी टाइम हो गया था और कम ही दिनों में मेरे घर के हालात भी बहुत बेहतर हो गए थे। मेरी मम्मी पापा मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे, क्योंकि पूरे खानदान में मैं अकेली ऐसी लड़की थी जो कमाने लगी थी। अस्पताल में हमारे डॉक्टर काम करने के बारे में हमें रोज़ नई नई बातें बताती थी, मगर कुछ बड़ी नर्सें थीं जो हम जूनियर स्टाफ को न जाने क्या समझती थी और हमें छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा डांटा करती थी। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। शाम की शिफ्ट वाली नर्स को डिस्चार्ज बनाना था, मगर वो बिना बताए ही अपने घर चली गई थी और मेरी फ्रेंड अंजू दूसरी शिफ्ट पे गई थी। मैं वहाँ बैठी थी कि ना जाने वहाँ कौन था जो आया हुआ था, मगर वो सिर्फ नर्स कविता के बारे में ही पूछ रहा था। वो वहाँ से चली गई थी। कविता की अभी तक किसी से नहीं बनती थी।
उनकी बातें सिर्फ वार्ड वाले अंकल से ही अच्छी दोस्ती भी थी और बातें भी हुआ करती थी, और वे किसी और से ढंग से बात तक नहीं किया करती थी। दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा बनती थी। वार्ड वाले अंकल 3-4 जवान लड़कियों के पिता भी थे और एक लड़का भी था, मगर क्योंकि उनकी पत्नी मर चुकी थी, इसीलिए मैंने उन दोनों को कई बार चुपके चुपके बातें करते हुए सुना था और देखा भी था। अस्पताल का सारा स्टाफ यही कहता था कि इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती है, मगर तभी वहाँ पे एक लड़का और एक लड़की आई, कह रहे थे कि उनको कविता से मिलना है। मैंने उनके पास से कहा, आप मुझे बता दो, मैं भी यहाँ नर्स हूँ, मगर वो नर्स कविता से ही मिलना चाहती थी। मैंने उससे कहा, तुम कविता के बारे में ही क्यों पूछ रही हो? अगर आपको अबॉर्शन कराना है तो हम आपकी हेल्प कर देंगे। मगर वो बोली, नहीं, मुझे कविता के पास ही जाना है। उसके साथ जो लड़का आया था वह अच्छे परिवार से लग रहा था और पढ़ा लिखा भी लग रहा था। वो लड़की का हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर चला गया था और मैंने भी सोचा कि दोनों भाई बहन तो नहीं लग रहे हैं। फिर अंजू भी आ गई थी और अंजू बड़ी गौर से उन दोनों को देख रही थी। कहने लगी, यह भाई बहन तो नहीं है और ना ही यह पति पत्नी है। अंजू कहने लगी, अगर यह दोनों पति पत्नी होते तो यह लड़की बड़े सुकून से होती, इस तरह से घबराई हुई नहीं होती। वे देखो, यह लड़की बार बार अपना चेहरा क्यों छुपा रही है? उसने किस तरह से अपने चेहरे पर दुपट्टा ओढ़ रखा है और दुपट्टे से बार बार अपने चेहरे को ढक रही है। उसे डर है कि कहीं कोई उसे पहचान ना ले। मैंने गर्दन मोड़कर तुरंत पीछे देखा कि वो तो सच में वो लड़की बार बार अपने दुपट्टे से चेहरे को ढक रही थी। मैंने भी कहा, अच्छा तो यह बात है या कुछ और ही है, मगर इन जैसे प्रेमियों का कविता नर्स के साथ क्या संबंध होगा? अंजू हंसते हुए मुझसे कहने लगी, तुम भी कमाल करती हो। कविता नर्स मेन वार्ड में रहती है और यह लोग उसी तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि वह लड़की अपना बॉयफ्रेंड के साथ अपना अबॉर्शन कराने के लिए आई है। मेरा तो हैरत की वजह से मुंह खुला का खुला रह गया था, क्योंकि वह लड़की तो सिर्फ 18 साल की उम्र से भी कम लग रही थी। मैंने कहा, लेकिन कविता तो कभी किसी नर्स से अच्छे से बात तक नहीं करती, तो वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। धक्के मार के इन लोगों को अभी वहाँ से निकाल देगी। मुझे पूरा यकीन था कि ऐसा ही होने वाला है, मगर फिर अंजू हंसते हुए कहने लगी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि तुमने अपने 4 साल कहाँ पर रह के गुजारे हैं, जो तुम्हें अंदर की बातें कुछ पता ही नहीं है। मैंने चौंक कर अंजू की तरफ देखा और उसे कहने लगी कि क्या कहना चाहती हो तुम? कैसी अंदर की बातें? यह कि कविता यहाँ पर अबॉर्शन भी कराती है। जो कुंवारी लड़कियाँ शादी से पहले ही माँ बन जाती हैं, कविता नर्स और कुछ दूसरी नर्स उनके साथ मिलकर लड़कियों का अबॉर्शन भी कर देती हैं और इसके बदले में उन्हें बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। यह सब जानने के बाद मेरे लिए तो यह बहुत शौक की बात थी कि कविता ऐसा भी कोई काम कर सकती है। मैं अपने काम से काम रखना ज़्यादा ही पसंद करती थी। पूरे अस्पताल में मेरी सिर्फ अंजू के साथ ही बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। बाकी मैं किसी और से ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं रखती थी। एक दिन वार्ड अंकल और कविता दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि वो किसी लड़की की कोई चीज़ अबॉर्शन करते टाइम पर उन्होंने निकाली थी, जो दूसरे हॉस्पिटल वो भेजना चाहते थे। यह सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कविता लड़कियों की बेचती रहती है और खूब सारे पैसे लेती है? यह क्या मामला है? तभी वहाँ पे वार्ड अंकल का बेटा आया। वार्ड अंकल को खाना देकर वे जा ही रहा था कि अचानक हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए और वह मेरी तरफ देखता ही रह गया। उसका नाम आशीष था और वह मुझे मुस्कुरा कर देख कर वहाँ से चला गया था। मुझे भी वो लड़का बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था पहली ही नज़र में, और ऐसे ही वो रोज़ अब हॉस्पिटल आने लगा था और धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और एक दूसरे से मिलने लगे थे। एक दिन उसने मुझे कुछ ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। उसने मुझे बताया कि मेरे पिता घर में नहीं थे, मगर घर में पूरा खाना बना रखा था। खाना पिताजी ने नहीं बनाया था या फिर किसी और ने ही बनाया था। मुझे मेरे पिता पे शक होता है कि वो कहीं किसी और औरत के साथ तो नहीं रहते हैं।
मैंने आशीष से कहा, तुम्हारे पिता कविता के साथ बहुत ज़्यादा रहते हैं, कहीं वो ही तो नहीं है जिसे वे अपने घर में रखते हों। वो बोला, नहीं, एक दिन मैं घर पर ही था, यह देखने के लिए कि हमारे घर पर कौन सी औरत आती है जो हमारे घर में ही मौजूद है। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ जैसे घर में बहुत ज़्यादा खामोशी छा गई हुई है। मैंने बाहर निकल कर देखा तो पिताजी मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने कमरे में आ गया था क्योंकि मेरा प्लान फेल हो गया था। फिर मुझे अचानक ही याद आया कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती की है। गलती मेरी ही है जो मुझे पहले से ही प्लान बनाना चाहिए था कि मैं घर में ही छुप कर रह जाता हूँ और पिताजी को इस बारे में पता ही नहीं चलता कि मैं घर पर हूँ या बाहर हूँ। तभी मैं राज पता कर सकता था। मुझे लगता था कि पिताजी किसी औरत के साथ मिलने जाते हैं। अगले दिन दरवाजे पर जाकर मैंने जानकर तेज आवाज़ में कहा कि पिताजी, हम लोग बाहर जा रहे हैं, आप दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। बाहर निकलते ही मैंने अपने भाइयों से कहा और बहनों से कहा, तुम लोग चले जाओ, मैं घर जा रहा हूँ। मेरी एक इम्पॉर्टेंट फ़ाइल घर पर ही रह गई है, मैं लेकर वापस आ जाऊँगा। फिर मैं जल्दी से अपने घर जाकर अपने कमरे में छुप गया था। थोड़ी देर बाद ही पिताजी किचन से निकले और अपने कमरे में चले गए थे। मैं अपने कमरे की खिड़की से छुपकर सब कुछ देख रहा था कि पिताजी अब क्या करने वाले हैं। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि जो मैंने देखा था उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। पिताजी के कमरे से कोई औरत बाहर निकलकर किचन में चली गई थी। मैं हक्का बक्का वहाँ पे खड़ा हुआ यह सब देख रहा था और फिर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। और जो कुछ मैंने देखा था वो यकीन करने लायक भी नहीं था, क्योंकि उस औरत के रूप में कोई और नहीं था बल्कि मेरे ही पिताजी थे। मैं तो यह देखने की कोशिश कर रहा था कि कहीं ये मेरी नज़र का धोखा भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं था। जो मैंने देखा था वही सच था। उन्होंने एक साड़ी पहनी हुई थी और लंबे बालों वाली विग लगाई हुई थी और किसी को कुछ बताते हुए किचन में खाना बना रहे थे। अब यह देखकर इतने दिनों से जो मेरे दिल में जो सवाल चुभ रहा था, अब वो दूर हो गया था। उनका किसी से चक्कर नहीं था और ना ही हमारे घर में कोई औरत थी, क्योंकि पिताजी ने खुद को औरत के कपड़े पहने हुए थे और औरत के रूप में ही वे खुद रहते थे। मगर अब सवाल यह पैदा हो गया था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्या वजह थी जो वो इस तरह से अपने आप को औरत बनाते थे? सबके जानने के बाद मैंने उनको कपड़े चेंज करते हुए देखा था। वे बिल्कुल औरत के रूप में बदल जाते थे। अब तो यकीन न करने वाली कोई भी बात ही नहीं थी। मैंने देखा था और वे बड़ी सावधानी के साथ घर से बाहर झांक रहे थे, जैसे वो यह देखना चाहते थे कि घर के बाहर कोई मौजूद तो नहीं है। तो वे बड़ी तेजी के साथ अपने पल्लू से अपने चेहरे को छुपाकर वहाँ से लगातार भागने की कोशिश कर रहे थे। और फिर मैंने भी अपने पिता का पीछा करते हुए इस हॉस्पिटल में आ गया था, जहाँ पर मेरे पिता और कविता दोनों एक लड़की को अपने साथ ले गए थे अबॉर्शन के लिए। और कहाँ जाकर एक डॉक्टर की मदद से उसके बच्चे को गिराकर उसकी बॉडी से एक किडनी निकाल लिया था और उस किडनी को कविता ने मेरे पिता को दे दिया था, जिसे वे वहाँ से लेकर दूसरे हॉस्पिटल चले गए थे, जहाँ उनको उस किडनी के बदले लाखों रुपए दिए गए थे। और वे कविता के साथ मिलकर यह काम काफ़ी सालों से किया करते थे। किडनी भेजने का काम भी मेरे पिता ही किया करते थे, जो औरत के रूप में जाता था। मेरे पिता और कविता वो दोनों मिलकर एक डॉक्टर के साथ यही काम किया करते थे। यह सब सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने यह सारी सच्चाई पुलिस को बता दी। अगले ही दिन पुलिस ने कविता के साथ वार्ड अंकल और उस डॉक्टर को सबको जेल में डाल दिया था। और इसी तरह मैंने बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी भी बचा ली थी। कविता के साथ जितने भी लोग शामिल थे वो सब जेल की सलाखों के पीछे हैं। और इसी तरह आशीष की मदद से मैंने बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी बचा ली थी। और मैं आज आशीष के साथ अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी खुशी गुजार रही हूँ। तो दोस्तों, कभी भी ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे अपने भी दूर हो जाएं और हम कभी किसी के सामने खड़े होने के लायक भी ना बचें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी।
अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।